फादर का जो बिज़नेस था उस वक्त उसी को ही आगे लेकर चलने की कोशिश की। चाइना से बल्क क्वांटिटी में काम का आगाज़ किया। मैं ये समझता था कि अगर फिनिश प्रोडक्ट हम चाइना से इंपोर्ट करेंगे तो उससे पाकिस्तान की इकॉनमी जो सी है ना वो बेहतर नहीं होगी। पहले तो इंपोर्ट मुश्किल नहीं थी, उस वक्त आपकी मार्केट से प्रोडक्ट को जो सी हंटिंग है ना वो मुश्किल थी। चाइना एक समुंदर है, वहाँ पे उसको ज़बान नहीं आनी, वहाँ पे उसको रस्तों का नहीं पता, तो वो वहाँ से जाकर कैसे प्रोडक्ट लेकर आएगा। दूसरा बड़ा चैलेंज ये है इस टाइम कि जो हमारी गवर्नमेंट है वो इंपोर्ट को बिल्कुल सपोर्ट नहीं करती। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, शेयरिंग ऑफ प्रोफेशनल विजडम के साथ मैं हूं आपका मेज़बान अली रहमान खालिद। नाजरीन, आज जो मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं वो एक यंग एंटरप्रेन्योर हैं। इसके साथ साथ इन्होंने 1994 में अपना बिज़नेस जब स्टार्ट किया था तो इनको बहुत सारे चैलेंजेस फेस करने पड़े, लेकिन इन्होंने उन चैलेंजेस को नहीं देखा बल्कि इस चीज़ को देखा कि इन्होंने अपना बिज़नेस करना है और अपने बिज़नेस में एक्सेलेंस हासिल करनी है। इसके साथ साथ ये ट्रैवलिंग भी कर चुके हैं और 7 वंडर्स को एक्सप्लोर भी कर चुके हैं। हम इनसे जानेंगे कि इन सारी चीज़ों का इनका एक्सपीरियंस कैसा रहा, और ख़ास तौर पे अगर हम बिज़नेस की बात करें तो चाइना से प्रोडक्ट्स को इंपोर्ट करना वो इनका एक एक्सपर्ट एरिया, उस पर भी हम इनसे बात करेंगे कि चाइना से प्रोडक्ट लेना कितना आसान है और जब हम प्रोडक्ट इंपोर्ट करना चाहते हैं तो क्या क्या चैलेंजेस हमें फेस करने पड़ते हैं। अस्सलाम वालेकुम आतिफ रुबानी साहब, कैसे हैं आप? ठीक है, वालेकुम सलाम अली, आप सुनाएं? ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह सर मैं आगाज़ यहाँ से करना चाहूँगा कि 1991 में जैसे आपने बताया कि आपके वालिद साहब का एक बिज़नेस था वो उन्होंने ख़त्म किया या ख़त्म हो गया। उसके बाद 1994 में आपने बिज़नेस स्टार्ट किया, तो सर आपकी इंस्पायरेशन कौन था और आपको कैसे लगा कि आपने बिज़नेस ही करना है? हाँ जी, पहले तो ये था कि 1991 से मेरे जो फादर का बिज़नेस था ना वो डाउनफॉल की तरफ चला गया। सही। तो उनके अपने भाइयों के साथ सेपरेशन जब स्टार्ट हुई तो 1994 में बिल्कुल ही वो कोलैप्स कर गया। तो उसके साथ साथ जब मैं इस बिज़नेस में आया तो हालात काफ़ी गंभीर किस्म के थे। बैंक का लोन था, मार्केट का लोन था। तो मैंने अपने वालिद साहब से एक फरमाइश की। मैंने कहा जी आपके एक दोस्त इंग्लैंड में होते हैं तो आप उन्हें रिक्वेस्ट करें कि मुझे भी वहाँ पे बुला लें, चले जाते हैं, थोड़े से हालात बेहतर हो जाएंगे। सही। तो उन्होंने मुझे कहा, कहते हैं कि हमारा ख़ानदान वो है जो यहाँ पे रोज़गार फराहम करता है, तो आप यहाँ पे काम करो और बाहर बेशक घूमने के लिए जिधर दिल करता है आप चले जाना, लेकिन काम आपने यहीं पे करना है। अच्छा सर, जब आपने बिज़नेस स्टार्ट किया तो कौन सा बिज़नेस शुरू किया और क्या मुश्किलात उस वक्त के हिसाब से पेश आई? पहले तो मैंने फादर का जो बिज़नेस था उस वक्त उसी को ही आगे लेकर चलने की कोशिश की, लेकिन उस वक्त क्राइसिस और जो फंड्स इतने ज़्यादा नहीं थे कि उसको मैं कंटिन्यू नहीं कर सका। साथ साथ मैंने एक छोटी प्रोडक्ट की चेन्स जो थे ना उनका आगाज़ किया, मार्केट करनी स्टार्ट की। की चेन्स के साथ साथ मैंने वॉल क्लॉक बनाने स्टार्ट किए, उसकी असम्बलिंग पहले शुरू की। असम्बलिंग के साथ साथ फिर हमने उसकी मैन्युफैक्चरिंग के अंदर आ गए, उसके अंदर जो क्लॉक मूवमेंट है वो इम्पोर्ट की। जब इंपोर्ट के लिए हम चाइना गए तो चाइना से फिर हमने काफ़ी प्रोडक्ट्स वहाँ से लेकर आए प्रिंटिंग के रिलेटेड, और यहाँ पर आकर उनकी वो प्रिंटिंग करते थे और मार्केट में अपनी प्रमोशनल प्रोडक्ट के हवाले से हम माल जो सा बेचते थे। उसके साथ साथ फिर मैंने 2004 में चाइना से बल्क क्वांटिटी में काम का आगाज़ किया, और उसमें हमने ये किया कि हमने कोई फ़िनिश प्रोडक्ट में काम नहीं किया। ठीक है। मैं ये समझता था कि अगर फिनिश प्रोडक्ट हम चाइना से इंपोर्ट करेंगे तो उससे पाकिस्तान की इकॉनमी जो सी है ना वो बेहतर नहीं होगी। तो इसलिए मैंने रॉ मटेरियल को चूज़ किया और उसके साथ मशीन्स को। तो फिर मैंने मशीन्स रॉ मटेरियल इंपोर्ट किया, उसको इंपोर्ट करके यहाँ की जो इंडस्ट्री है ना हमने उसकी खिदमत की है। तो इसमें मेरे पास जो इंडस्ट्री थी, सबसे जो बड़ी इंडस्ट्री जिसके लिए मैंने काम किया वो फ़ैन इंडस्ट्री थी, और उसके साथ कुकवेयर की इंडस्ट्री और प्रिंटिंग इंडस्ट्री। इनके लिए मैंने काफ़ी जो सी है ना मशीन्स वगैरह मंगाई, इनको ऑटोमेशन पे लेकर आया, नई से नई इनके लिए जो सी इनोवेशन हमने की, R&D का मैंने काम किया इंडस्ट्री के लिए। अच्छा सर, मुझे ये बताइएगा कि चाइना में से आपने काफ़ी प्रोडक्ट्स इंपोर्ट किए। एक तो पहले वो इंपोर्ट करना आजकल के दौर में क्या उतना ही आसान है जितना पहले था, या उस वक्त भी मुश्किल था?
देखिए, पहले तो इंपोर्ट का मुश्किल नहीं थी। उस वक़्त आपकी मार्केट से प्रोडक्ट को जो सी हंटिंग है ना, वो मुश्किल थी। सही। उस वक़्त बहुत ज़्यादा मुश्किल काम होता था कि आप जाके मार्केट से प्रोडक्ट ढूंढें जो से बिल्कुल ऐसी प्राइस में क्वालिटी प्रोडक्ट लेकर आएँ पाकिस्तान के अंदर। इंपोर्ट इतनी मुश्किल नहीं थी। तब एक कैरी का सिस्टम भी बड़ा चाइना से लेकर पाकिस्तान के अंदर बड़ा स्ट्रॉन्ग होता जा रहा था, तो लूज शिपमेंट के लिए आप उनके थ्रू भी माल पाकिस्तान में भेज सकते थे। लेकिन उस वक़्त हमें जो सा ना चाइना में जाके काम करना कोई आसान काम नहीं था। ठीक है। डोर टू डोर जाना, बहुत सी दूर ऐसी जगहों पे जाना पड़ता था, वहाँ पे ना किसी को ज़बान आती थी, ना किसी को पता होता था हमने क्या समझाना है, वो क्या समझ रहा है। लेकिन वो प्रोडक्ट हंटिंग में और उनसे फिर बाद में उनको डेवलप करवाना, ये एक बहुत बड़ा टास्क था। आजकल के दौर में तो चलें, सोशल मीडिया का दौर है, ई कॉमर्स का दौर है कि आप ऑनलाइन प्रोडक्ट की हंटिंग तो कर लेते हैं, चाहे वो आपको प्राइस अच्छी मिले या ना मिले। लेकिन इंपोर्ट बहुत टफ़ हो गई है। जब से कोविड आया है तब से लेकर अब तक हमारा जो डॉलर है वो डबल प्राइस पे चला गया है। सबसे बड़ा हमें तो ये प्रॉब्लम है पाकिस्तानियों को कि हमारी जो करेंसी है वो डिवैल्यू हो गई है। उसके साथ साथ हमारी, आपको पता है, इकॉनमी वो स्ट्रॉन्ग नहीं रही, जिसकी वजह से गवर्नमेंट भी चाह रही है कि जो इंपोर्ट के ऊपर मैक्सिमम ड्यूटीज़ लगाई जाएं और इसको मैक्सिमम इंपोर्ट को कम किया जाए और लोकल इंडस्ट्री जो पाकिस्तान में आए और वो जो काम करें उसको वो सपोर्ट करना चाहती है, हालांकि वो कर नहीं पाती। अच्छा सर, मैं ये जानना चाहूँगा कि इस वक्त जो सिचुएशन है, करंट सिचुएशन की अगर हम बात करें, इसमें अगर लोग चाइना से इंपोर्ट करना चाहते हैं, प्रोडक्ट्स इंपोर्ट करना चाहते हैं, मशीन्स इंपोर्ट करना चाहते हैं, तो आप क्या गाइडलाइन देंगे कि उनके पास मतलब क्या उसका क्राइटेरिया है, उनके पास रिक्वायरमेंट क्या होनी चाहिए, जिस क्राइटेरिया पे वो फॉल करते हैं तो वो ईज़िली परचेज़ कर सकते हैं वहाँ से? देखिए, चाइना के साथ काम करने में ना आपको वहाँ पे जाकर अगर अच्छी प्राइस पे काम करना है, अच्छी क्वालिटी पे काम करना है, तो वहाँ पे जाके आपको काम करना पड़ेगा। मेरे पास बहुत से दोस्त आते हैं, अपने बच्चों को लेकर आते हैं, कहते हैं कि आप इनको गाइड करें, ये चाइना चला जाए और वहाँ से जाके कोई प्रोडक्ट लेकर आए और काम यहाँ पे करे। तो मैं उनको कहता हूँ कि आप इसका ना एक टेस्ट लें यहाँ पे अपने शहर के अंदर, जहाँ की वो पैदाइशी है, जहाँ की वो उसकी ज़बान है अपनी, वो ज़बान उसको आती है, और उसे अपने शहर की कोई ऐसी नायाब चीज़ें बताएं कि ये ढूंढ कर लाओ, 5 ऐसे वेंडर ढूंढ कर लाओ जो ये यहाँ सप्लायर ढूंढ कर लाओ जो जिनके पास ये अवेलेबल है। अगर तो वो कामयाब हो जाता है तो फिर उसको चाइना भेजें, क्योंकि चाइना एक समुंदर है, वहाँ पे उसको ज़बान नहीं आनी, वहाँ पे उसको रस्तों का नहीं पता, तो वो वहाँ से जाकर कैसे प्रोडक्ट लेकर आएगा। तो उसका फिर आसान तरीका ये होता है कि एग्जीबिशंस लगती हैं चाइना के अंदर, रेलिवेंट एग्जीबिशन को देखें, उस एग्जीबिशन के अंदर वो जाएँ, वो वहाँ पे इंडस्ट्री आई होती है अपने प्रोडक्ट लेकर, वहाँ पे उनके स्टॉल लगे होते हैं, तो वो प्रोडक्ट आप देखें। फिर उसके बाद ये आता है कि 2 किस्म की आप इंपोर्ट कर सकते हैं, एक होती है बिग क्वांटिटी में मुकम्मल कंटेनर की सूरत में, और एक होता है लूज शिपमेंट। ये इन दोनों की अलग-अलग कैटेगरीज और अलग-अलग मार्केट है। कम इंडस्ट्री जो सी है वो आपको लूज शिपमेंट में माल नहीं देती, जो सी मार्केट है वहाँ से आपको परचेज़ करना पड़ता है, तो फिर आपको रेलेवेंट मार्केट भी सर्च करनी पड़ती है कि इसकी होलसेल मार्केट कहाँ पे है जहाँ से उसको प्राइस अच्छी मिलती है। तो इसके लिए आपको होमवर्क बहुत ज़रूरी है, यहाँ पर बैठ के पहले नेट के ऊपर ऑनलाइन आप सर्च करें, कंपनीज़ को सर्च करें, मीटिंग्स फिक्स्ड करें, फिर उसके बाद चाइना आप जाएं, तो फिर आपको कोई फ्रूटफुल रिज़ल्ट मिलेगा। सर, आपका जो करंट बिजनेस है वो क्या है और अभी आप करंटली किन किन प्रोडक्ट्स पे काम कर रहे हैं और कौन कौन सी इंडस्ट्रीज़ के साथ मुंसलिक हैं? जी, अभी तो हम मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं। एक तो मेरी प्रोडक्ट है वॉल क्लॉक, हम वो बना रहे हैं जिसको हम प्रमोशन वॉल क्लॉक के तौर पे पूरे पाकिस्तान के अंदर जो बड़ी इंडस्ट्रीज़ हैं, नेशनल और मल्टीनेशनल कंपनीज, उनको दे रहे हैं। नंबर 1 और लीडिंग ब्रांड के तौर पे हमारा वॉल क्लॉक जाता है क्वालिटी में और डिज़ाइन में। उसके साथ हम फ़ैन्स बना रहे हैं। 2018 में मैंने दोबारा वो वाला साहब का जो फ़ैन का काम था उसको मैंने दोबारा 2018 में मैंने स्टार्ट किया। तो उसके अंदर भी हमने ये काम किया है कि जो पाकिस्तान के अंदर फ़ैन्स नहीं थे बन रहे, जो इंपोर्ट हो रहे थे, उन फैंस को डेवलप मैंने किया फर्स्ट टाइम पाकिस्तान। उसको हम लेकर आए हैं, उसकी हमने मार्केट की है और हमें देखते हुए अब बहुत सी लोगों ने उसकी कॉपी स्टार्ट कर दी है। इवन कि हम OEM पे काम कर रहे हैं। पाकिस्तान के जितने भी टॉप लीडिंग फ़ैन ब्रांड्स हैं उनकी कैटलॉग के अंदर हमारे फैंस अभी भी मौजूद हैं जो हम उनको दे रहे हैं उनके ब्रांड से, और वो मार्केट कर रहे हैं।
अच्छा सर, इस वक्त सबसे बड़ा चैलेंज क्या है अगर हम इंपोर्ट एक्सपोर्ट की बात करें, क्योंकि इस वक्त पाकिस्तान के जो भी हालात हैं वो आपके सामने हैं, तो सबसे बड़ा चैलेंज क्या है, मुश्किल कहाँ पे पेश आती है जब आप चीज़ें इंपोर्ट करना चाहते हैं या अपना बिज़नेस सेटअप करना चाहते हैं? देखें, चैलेंज सबसे बड़ा तो यही है कि हमारी करेंसी डीवैल्यू हो गई है, और दूसरा बड़ा चैलेंज ये है इस टाइम कि जो हमारी गवर्नमेंट है वो इंपोर्ट को बिल्कुल सपोर्ट नहीं करती। ठीक है। तो लिहाजा मैं नहीं समझता कि आप नया बिज़नेस के तौर पे इस फील्ड के अंदर आएँ। अगर आप लोगों ने कोई काम करना है या न्यू जनरेशन अगर काम करना चाहती है तो वो एक्सपोर्ट मार्केट को एक्सप्लोर करे, वो देखे, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर ऐसी बहुत सी अभी प्रोडक्ट्स बन रही हैं जो कम कीमत में या पूरी दुनिया से सस्ती हैं, तो उनको एक्सपोर्ट किया जा सकता है। अब देखें ना, छोटे से जो लोग हैं, जो कॉटेज इंडस्ट्री वाले कह लें या एसएमईज़ वाले कह लें या घरेलू सनत कह लें, उनके पास वो कैपेसिटी तो नहीं है एक्सपोर्ट वाली, लेकिन उनके पास वो प्रोडक्ट हैं, हैंडीक्राफ्ट्स हैं या कोई चीज़ें बन रही हैं, लेकिन उसके साथ उनको एक्सपोर्ट करने के लिए जो न्यू जनरेशन है ना, उसको इस तरफ आना चाहिए। वो प्रोडक्ट वो मार्केट से तलाश करे और एक्सपोर्ट करे। अभी तो आप देख रहे हैं ई कॉमर्स के प्लेटफॉर्म काफ़ी पाकिस्तान में आ गए हैं, तो उनमें से कोई भी प्लेटफॉर्म वो लेकर अपनी प्रोडक्ट की वो रसाई पूरी दुनिया तक वो कर सकता है। तो ये एक ईजी वे तो है एक्सपोर्ट के लिए। अगर लोकल काम में अगर आना है तो मैं समझता हूँ कि जो मैन्युफैक्चरिंग करना चाहता है छोटे पैमाने पे, वो सबसे पहले ये देखे कि पाकिस्तान के अंदर कौन कौन सी चीज़ें चाइना से इंपोर्ट हो रही थी जो छोटी कम प्राइसेस वाली प्रोडक्ट हैं, बड़ी कीमत वाली प्रोडक्ट पे ना जाएं, छोटी प्रोडक्ट पे, और उसकी R&D करके उसकी मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट करें, क्योंकि इंपोर्ट अब मुश्किल है, इसलिए आप अगर मैन्युफैक्चरिंग करेंगे तो उसका ज़्यादा बेनिफिट उनको मिलेगा। सर, ई कॉमर्स में भी आपका काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट है और आपने इससे रिलेटेड भी बहुत सारा काम किया है। मुझे थोड़ा सा बताइएगा कि ई कॉमर्स में कब और कैसे इंटरेस्ट डेवलप हुआ, और अपना ट्रेडिशनल बिज़नेस करते करते ऑनलाइन आपने कुछ काम कैसे किया? ये एक बड़ी इंटरेस्टिंग सी बात है कि मुझे ई कॉमर्स का बिल्कुल नहीं था पता। मेरी सिस्टर होती थी तब इटली, तो मैं उनके पास गया तो उन्होंने मुझे अपने टैब के ऊपर एक पैंट शर्ट दिखाई, कहती हैं कि भाई ये देखें, ये पसंद है आपको? तो मैंने कहा मेरी तो कल फ़्लाइट है, तो आप क्यों देख रही है? कहती है ये आज शाम तक डिलीवर हो जाएगी। तो मैंने कहा ये क्या? कहती है ये ई कॉमर्स है, यहाँ पे हमारी एक वेबसाइट है, वहाँ से ये प्रोडक्ट जो सी है ना हम बाई करेंगे तो वो आ जाएगी हमारे पास, यार्ड घंटे का टाइम है। ये 2013 की बात मैं कर रहा हूँ, बड़ी अर्ली, तब पाकिस्तान में ई कॉमर्स का इतना नहीं था पता। तो मुझे बड़ा अच्छा लगा ये चीज़, उसको फिर मैंने सर्च स्टार्ट कर दी कि इसको कैसे काम किया जाता है। फिर मैंने orle.com के नाम से पाकिस्तान में 2015 में अपना एक पोर्टल बनाया। उसके अंदर फिर हमने क्या किया कि चाइना से मैंने डायरेक्ट अपनी प्रोडक्ट इंपोर्ट की, अपनी इन्वेंट्री जो सी खुद बनाई, अपना वेयर हाउस बनाया, फिर अपना सॉफ्टवेयर हाउस बनाया जिसके अंदर हमने ये काम का आगाज़ किया। तो अल्हम्दुलिल्लाह मुझे तीसरे मंथ के अंदर 1.7 मिलियन की सेल मिल गई। तो इतना अच्छा मुझे उसका रिस्पांस मिला, प्राइस मेरी बड़ी अच्छी थी और क्वालिटी प्रोडक्ट थी। उसको फिर बंद जल्दी मुझे करना पड़ा, क्योंकि मैं ये समझता था कि मैं आईटी का बंदा तो नहीं, मैं समझता था कि जितना भी जब काम है ना ये ऑनलाइन हो रहा है और इसका रिकॉर्ड मौजूद होगा कि हमारी जो सी इन आउट क्या है और हम कैसे इसको सेल कर रहे हैं। तो मैंने ट्रस्ट किया अपनी टीम के ऊपर। तो बस उन्होंने फिर क्या किया कि उस वक़्त ये नए नए काम थे, उन्होंने अपने जो से कैश ऑन डिलीवरी के अकाउंट्स बनवा लिए मुख्तलिफ कोरियर कंपनी से। तो अंदर से स्टोर से सामान निकालते थे अपने नाम से, फिर वो भेज देते थे। तो इस वजह से मुझे जल्दी ही इसको बंद करना पड़ा। लेकिन अभी भी मैं सोचता रहता हूँ कि पाकिस्तान के अंदर B2B जो साइट है ना उसकी अभी बड़ी कमी है, क्योंकि हमें आज भी कोई ना कोई चीज़ हमें चाहिए होती है तो हम एक दूसरे को फ़ोन करके पूछ रहे होते हैं, के बजाय कि हम कोई B2B ऐसी पोर्टल हमारे पास हो जिससे हम प्रोडक्ट को जो सा ना बल्क में ले सकें। सर, इस पे आपका फ्यूचर में कोई प्लान है, कोई B2B की कोई वेबसाइट ऐसी बनाने का या कोई काम करने का? जी बिल्कुल, मैं अभी तक इस पे वर्क करता रहता हूँ। अभी तक मुझे कोई ऐसा कोई सॉफ्टवेयर हाउस या कोई ऐसा कोई नौजवान नहीं मिला कि जिसको मैं ये अपना प्रोजेक्ट दूँ। इसके लिए मैंने अपनी एक वेबसाइट भी रजिस्टर्ड की हुई है tradingers.com के नाम से। ठीक है। तो उसके अंदर नए और यूनिक आइडियाज़ भी हैं। तो मैं समझता हूँ कि अगर वो साइट अगर बना ली जाए जल्दी तो मार्केट करें तो पाकिस्तान की जो मैन्युफैक्चरर ट्रेडर्स और जो
नए लोग जो काम करना चाहते हैं ना, उनके लिए उसमें बहुत सी आसानियाँ पैदा हो सकती हैं। अच्छा सर, आप सोशल वर्क भी कर रहे हैं गुजरांवाला में, मैं उसके बारे में भी थोड़ा सा जानना चाहूँगा कि सोशल वर्क में आपका इंटरेस्ट कब और कैसे डेवलप हुआ, और अभी आप करंटली क्या क्या काम कर रहे हैं? जी, सोशल वर्क तो काफ़ी जब मैंने बिज़नेस स्टार्ट किया था तब से ही कर रहा हूँ, लेकिन 2018 में मैंने लायंस क्लब इंटरनेशनल ज्वाइन की है, जो दुनिया की सबसे बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है। तो इसके साथ साथ हम मुंसलिक हैं, जिसका मोटिव है वी सर्व। तो हम बहुत सी ऐसी चीज़ें सर्व कर रहे हैं अपने सिटी के अंदर, जिसमें फूड फॉर हंगर के ऊपर काम कर रहे हैं, ट्री प्लांटेशन पे काम कर रहे हैं, हम मेडिकल कैंप्स लगाते हैं, हम ट्रेनिंग्स करते हैं, बच्चों की ट्रेनिंग्स करते हैं, जिसमें हम लीडरशिप के ऊपर काम कर रहे हैं। फिर बच्चों का एक क्लब है, लियो क्लब इंटरनेशनल, वो भी लायंस क्लब के ही मातहत है, जो 13 तक है, 16 से लेकर 13 ईयर ओल्ड जिनसे हैं उनके लिए। तो हम उनकी भी ट्रेनिंग साथ साथ कर रहे हैं, उनको भी ग्रूम कर रहे हैं इस हवाले से। इसके साथ साथ अभी मैंने मेरे वाल साहब की 2 साल पहले उनकी डेथ हुई है 16 जनवरी को। तो हमने एक हॉस्पिटल भी अपना लायंस क्लब इंटरनेशनल के प्लेटफॉर्म से बुनियाद रखी है, कि जो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट वो काम करेगा। वो एक ऐसे देहात में है कि जिसके सराउंडिंग जो 10 देहात है, वहाँ तक में कोई भी फैसिलिटी नहीं है इसकी मेडिकल के लिए। तो हमने वहाँ पे एक हॉस्पिटल का कैंप का भी आगाज़ किया। तो इस तरह के छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स हैं जो हम कर रहे हैं। स्पेशली जो हमें है कि वो बच्चों को लेकर चलते हैं, उनकी जो लीडरशिप स्किल्स के ऊपर काम जो करते हैं। तो ये हमारे लिए सोशल वर्क के अंदर जो है ना मेन कॉज है, जो हम इसको फोकस कर रहे हैं। ठीक हो सर, कासिम अली शाह फाउंडेशन के काम को, कासिम अली शाह साहब के लेक्चर्स को आप कैसे देखते हैं? देखें जी, हम तो कासिम अली शाह साहब से बड़ी अकीदत रखते हैं, उनसे बड़ा हमारा राब्ता रहा है कोविड तक। तो कोविड के बाद थोड़ी सी अपनी मसरूफियत होगी, तो थोड़ा सा लेक्चर्स के लिए नहीं ये गुजरांवाला में ज़्यादातर आए। जब भी गुजरांवाला आते थे हम बैठते थे, इनसे डिस्कस होती थी। तो एक दफ़ा मुझे इन्होंने जो किताब दी, तो उसके ऊपर जो मुझे टाइटल जो वहाँ तो मुझे किया तो सुकरात कह के इन्होंने कासिम अली शाह साहब ने किया। तो मैं समझता हूँ कि देखें, ये जो ये काम कर रहे हैं ना कासिम अली शाह साहब, ये एक बच्चे से की तरबियत भी कर रहे हैं। बच्चे से जब बड़ा स्टूडेंट होता है अब उसकी भी तरबियत कर रहे हैं, फिर उसके जो पेरेंट्स हैं उनकी भी तरबियत कर रहे हैं, और उनके जो उस्ताज़ हैं उनकी भी तरबियत कर रहे हैं। उसके बाद अगर वो प्रैक्टिकल फील्ड में आ जाते हैं, किसी भी कारोबार में आ जाते हैं, तो ये उनकी भी तरबियत कर रहे हैं। तो ये एक बड़ा अच्छा जो सा इन्होंने आगाज़ किया पाकिस्तान के अंदर। मैं समझता हूँ जो बीज आज इन्होंने जो बोया इसलिए इस काम के लिए, तो आने वाले दिनों में इसका जो सा फल है ना, वो पूरा पाकिस्तान खाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया आतिफ रुबानी साहब, आपने हमारे लिए टाइम निकाला, आप तशरीफ़ लाए। नाज़रीन, मुझे उम्मीद है कि इनकी गुफ्तगू से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। बिलखुसूस जो चाइना के हवाले से इन्होंने बात की, वो बहुत अहम थी कि वहाँ से आप किस तरह इंपोर्ट कर सकते हैं, उसका क्या क्राइटेरिया है और वो कितना आसान है। इसके साथ ही इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह दोबारा हाज़िर होंगे एक नए इंटरव्यू के साथ जल्द ही। अल्लाह हाफ़िज़।